अजय देवगन की फिल्म रेड 2018 में दर्शकों को खूब भाई थी और इसे बॉलीवुड की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर में से एक माना गया था। अच्छी फिल्मों को दोबारा देखना और उनके अगले भाग का इंतजार करना दर्शकों की आम आदत है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देशक राजकुमार गुप्ता और अभिनेता अजय देवगन ने रेड 2 की घोषणा की थी, जिससे दर्शकों में उत्साह था। अब इंतजार खत्म हो गया है और रेड 2 रिलीज हो चुकी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड 2 का विस्तृत विश्लेषण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ताज़ा कंटेंट मिलते रहें। फिल्म की कहानी अभय पटनायक के अपने चिर परिचित अंदाज में सूरज उगने से पहले एक रेड से शुरू होती है। इस बार निशाने पर हैं राजस्थान के एक राजा, जो अपने महल में पूल पार्टी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये रेड एक बहुत बड़े और प्रभावशाली राजा के यहाँ हो रही थी, जिससे राजा बुरी तरह बौखला जाता है। इस रेड से गुस्साए राजा अपने महल में इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम पर गोलियां और तोपें चलवा देता है और अपना सारा खजाना ट्रकों में भरकर कहीं और भिजवा देता है। एक तरफ राजा के आदमी इनकम टैक्स अधिकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा अपना सारा धन सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। लेकिन जब अभय पटनायक किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बचना मुश्किल ही होता है। अभय पटनायक जानता था कि रेड पड़ने पर राजा अपने खजाने को बचाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से उन ट्रकों को जब्त कर लिया। लेकिन राजा का खजाना जब्त करने के बाद अभय कुछ ऐसा करता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। वो राजा के मामले को रफा दफा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगता है। जब ये बात अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों को पता चलती है तो वे अभय का ट्रांसफर करवा देते हैं। अभय पटनायक की पत्नी मालिनी को जब ये खबर मिलती है तो वह अपने पति से कहती है कि उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उनकी आंखें ही उनकी ईमानदारी बयान कर रही हैं और वह कभी रिश्वत नहीं ले सकते। इसके बाद अभय पटनायक का भोज में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी बेटी और पत्नी मालिनी भी, जो बार बार के ट्रांसफर से परेशान हैं, उसके साथ जाती हैं। दूसरी तरफ हम रामेश्वर जी को देखते हैं, जो पिछले 7 सालों से जेल में हैं और जल्द से जल्द रिहा होना चाहते हैं। जब भी रामेश्वर अभय पटनायक को याद करते हैं तो वह हमेशा यही कहते हैं कि पता नहीं पटनायक अब किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा होगा। अभय पटनायक भोज पहुंचता है। भोज में प्रवेश करते ही उसे एक मंत्री के बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं। इन पोस्टरों में जन कल्याण की बातें लिखी हैं और मंत्री की आंखों में जनता के लिए प्यार झलकता है। तभी अभय को मनोहर धनकर उर्फ दादाभाई का चेहरा पहली बार दिखता है। दादाभाई जनता के सेवक हैं। जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी वे लोगों की सेवा करते थे और इसी वजह से जनता ने उन्हें मंत्री बनाया है। अब लोगों की सेवा के लिए दादाभाई ने अपनी मां सुषमा के नाम से एक फाउंडेशन खोली है, जिसमें कई लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। दादाभाई अपनी मां को भगवान से भी ऊपर मानते हैं और हर सुबह उठकर उनकी पूजा करते हैं और उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। दादाभाई की छवि उनके सफेद कुर्ते की तरह एकदम साफ है और यही बात अभय के मन में संदेह पैदा करती है। अगले ही दिन अभय पटनायक ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वहां लोगों को पता है कि अभय पटनायक रिश्वत के कारण यहां आया है, लेकिन इन बातों से अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसे धनकर भाई के बारे में पता चलता है तो वह बस उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार दादाभाई कौन है, वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सारी जानकारी जुटाने के बाद अब अभय दादाभाई के घर पर छापा मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने कई जगहों की जांच की जहां उसे नकदी, सोना, जमीन के कागजात और बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनसे काले धन का पता चलता था। ये सारी जानकारी वह अपने बड़े अधिकारियों को बताता है और वारंट निकलवाता है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि जब तक उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलेंगे तब तक वे वारंट जारी नहीं कर सकते। लेकिन अभय पटनायक देरी नहीं करता। वो उन्हें 32 वारंट के लिए पेपर्स भेज देता है और तब उन्हें साइन करना ही पड़ता है। फिर अगली सुबह ही वो रेड मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस रेड से पहले एक फ्लैशबैक का दृश्य दिखाया जाता है, जब अभय ने रेड मारने से पहले सारी जानकारी जुटाई थी। उसने दादाभाई के बारे में सब कुछ पता किया, उनके काले धन के बारे में, उन्होंने सोना कहाँ छिपा रखा है, फाउंडेशन में कितना पैसा है, कहाँ पर गैरकानूनी संपत्ति मौजूद है। ये सारी जानकारी अभय पटनायक ने जुटा ली थी, जिस वजह से ही उसने वारंट के लिए अपने अधिकारियों के पास पेपर्स भेजे थे। और जब अभय पटनायक दादाभाई के पास पहुंचा तो दादाभाई को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसे यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभय पटनायक अपनी पूरी टीम के साथ आया था, और तो और दादाभाई की मां का भी यही कहना था कि उनका बेटा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन अभय पटनायक के पास वारंट था, इसलिए वे दादाभाई के घर की तलाशी लेने लगते हैं और वहां से काला धन निकालने लगते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और दादाभाई के यहां से कोई भी गैरकानूनी चीज बरामद नहीं हुई थी। ये सब देखकर अभय पटनायक भी पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसके पास पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसे यहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अभी भी अभय पटनायक फाउंडेशन में जाकर सारी चीजें जांचना चाहता है।
लेकिन बाहर जनता इकट्ठा हो चुकी है और वह आयकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इसलिए दादाभाई कहता है कि इन लोगों के सामने तो आप नहीं जा सकते, इसमें आपको मेरी मदद लगेगी। इसलिए मैं आपको मेरे साथ फाउंडेशन ले चलता हूं, जहां चलकर हम सभी लोग जांच करेंगे कि वहां आपको कुछ मिलता है कि नहीं। अभय पटनायक को फाउंडेशन की भी जानकारी मिली थी। और तो और यहां फाउंडेशन के बाहर ही एक हाथ की मूर्ति लगी हुई है। अभय पटनायक ने जांच की थी कि यह सोने की है, लेकिन अब जब इसे चेक किया गया तो ये पीतल की निकली। ये सब देखकर तो अभय पटनायक पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तब दादाभाई यहां पर पटनायक से कहता है कि अगली बार आओ तो मुझे बताकर आना, ताकि मैं थोड़ी बहुत चीजें यहां पर रख सकूं। ऐसे खाली हाथ जा रहे हो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद अगले दिन हमें मालूम चलता है कि पटनायक के ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है और आयकर विभाग द्वारा उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ये सारी न्यूज जब जेल में रामेश्वर बरम जी सुनते हैं तो वह भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार पटनायक को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वह इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, ये भी उन्हें मालूम है। और तो और रामेश्वर परोल पर बाहर भी आ चुका है। दूसरी तरफ अभय पटनायक सस्पेंड तो हो चुका है, लेकिन वह इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। तभी अभय पटनायक को एक बात याद आती है। जब आयकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, तभी वहां पर एक अंकल जी उसके पास आए थे। उन्होंने अभय पटनायक की जेब में एक पर्ची डाली थी, जिसमें नेहा राठौर लिखा हुआ था, जो कि रेलवे की कर्मचारी है। साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि नेहा राठौर जो है वह दरअसल में दादाभाई की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसकी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। अब अभय पटनायक नेहा राठौर के बारे में सारी चीजें पता करने लगता है और यहाँ पर दादाभाई के एक दूसरे चेहरे के बारे में मालूम चलता है कि वह लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है और उन्हें नौकरी दिलवाता है। ऐसा दादाभाई ने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है। वो उन्हें नौकरी दिलवाता है और बदले में उनका इस्तेमाल करता है और उनकी जमीन सस्ते दामों में ले लेता है। ये सारी चीजें अभय पटनायक को मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से वह एक वकील को हायर करता है, जो कि महा बेईमान वकील है, और वह यहाँ दादाभाई के खिलाफ एक पीआईएल दर्ज करवाते हैं, जो कि जमीन के संबंध में था। ये सुनकर तो दादाभाई पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि यह सारी चीजें उसके सामने समस्या खड़ी कर सकती हैं, लेकिन वह इन्हें हल भी कर लेगा। जिसके अगले दिन एंट्री होती है लल्लन सुधीर नाम के आयकर विभाग के एक ऑफिसर की, जो कि अभय पटनायक की जगह पर आया हुआ है। लेकिन यह आदमी भी पूरी तरह से बेईमान है। ये बात हमें तब मालूम चलती है क्योंकि लल्लन सुधीर जो है वह उसी दिन जब वह ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ था, वो उसी दिन दादाभाई के यहाँ पर चला गया और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा और कोऑपरेट करूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि कहां पर रेड करनी है और कहां पर नहीं करनी है। आपके खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लल्लन सुधीर जो है वह अपने आयकर विभाग के बहुत सारे ऑफिसरों को लेकर विक्रम नाम के एक आदमी के घर पर रेड मारने के लिए जाता है, जहां से उसे 20 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। और आगे जाकर मालूम चलता है कि यह सारे पैसे जो है वह दरअसल में विक्रम के नहीं है, बल्कि यह सारा पैसा जो है वह दादाभाई का है। लेकिन यह बात लल्लन सुधीर को नहीं मालूम थी और ना ही दादाभाई ने ये सारी बातें लल्लन सुधीर को बताई थी। लल्लन सुधीर ने तो पहले ही उनसे कह दिया था कि मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि कहां पर रेड करनी है और कहां पर नहीं करनी है। मुझे अगर सारी चीजें बता दोगे तो मैं वहां पर रेड करूंगा ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं दादाभाई को भी अच्छी लगी कि आखिरकार अगर मैंने इसे बता दिया तो यह वहां पर रेड नहीं करेगा, वरना इस तरह से तो उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे भोज में दादाभाई का बहुत सारा काला धन फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं अभय पटनायक को, जो कि आयकर विभाग के ऑफिस पहुंचता है। वहां पर जाकर वो उन्हें कुछ ऐसी चीजें बताता है जो देखकर वे भी हैरान थे। वो उन्हें बताता है कि मेरे पास दादाभाई के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि दादाभाई के पास बहुत सारा काला धन है। तब आयकर विभाग के ऑफिसर अभय पटनायक के सस्पेंशन को रोक देते हैं और उसे वापस नौकरी पर बुलाते हैं। ऑफिसर्स को ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अभय पटनायक ने उनसे वादा किया है कि वो दादाभाई के यहां से 500 करोड़ रुपए का काला धन लेकर आएगा। अगर वो यह नहीं कर पाया तो ये रेड उसकी आखिरी रेड होगी, और हमें मालूम चलता है कि दादाभाई के यहां पर अभय पटनायक जो रेड मारने वाला है वो उसकी 75वीं रेड होगी। तो दूसरी तरफ हम रामेश्वर को देख पाते हैं, जो कि एक नए होटल में मौजूद था, और इस होटल के बारे में रामेश्वर को भी मालूम है कि यह होटल दादाभाई का है, और यहाँ पर रामेश्वर को मालूम है कि इस होटल में मूल कोसों दंड की गर्जन होने वाली है और अभय पटनायक खुद चलकर उसे बर्बाद करेगा। वो यहाँ पर एक बात और कहता है कि जब खुद बर्बाद हो गए हो ना, तो दूसरों को बर्बाद होता हुआ देखने में बड़ा मजा आता है। उसे मालूम है कि अभय पटनायक यहाँ पर रेड जरूर मारेगा, और यह बात रामेश्वर जी इतने अनुभव से कैसे कह सकते हैं? तो बात यह है कि भाई उनको पहले से ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे हम देखते हैं कि अभय पटनायक जो है वह अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ दादाभाई के एक नए होटल में पहुंच चुके थे, जो कि हाल ही में बना है। तो दूसरी तरफ हम दादाभाई को देखते हैं,
जो कि इस नए होटल तो छोड़ो, भोज में भी मौजूद नहीं था। वो तो दिल्ली में किसी रैली के कारण बिजी थे। अभय पटनायक की टीम के पास अब वारंट है और यहां पर वे काले धन की तलाशी ले सकते हैं, जिस वजह से वे यहां पर रेड मारते हैं और काले धन को चेक करते हैं। और उन्हें यहां पर इतना सारा काला धन मिलता है कि यहां के ऑफिसर्स बोलते हैं कि कभी कभी तो बहुत अफसोस होता है कि वे लोग रिश्वत क्यों नहीं लेते हैं। और जब दादाभाई को मालूम चला कि नए होटल में रेड पड़ चुकी है, तो वो तो पूरी तरह से बौखला जाता है। तब दादाभाई दिल्ली से भोज तुरंत ही निकल पड़ता है। अभय पटनायक की पूरी टीम इतने सारे सोने और पैसे को देखकर हैरान रह चुकी थी। तो वहीं दादाभाई जो है वो भोज पहुंच चुके थे। दादाभाई को बहुत अच्छे से मालूम है कि अभय पटनायक और उसकी टीम को कैसे रोका जा सकता है। इसलिए वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने नए होटल में लेकर आता है, जो कि यहां पर उन पर हमला करने वाले थे और वे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि वे बहुत सारे थे। ये बात अभय पटनायक को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये लोग अंदर घुसे तो उनका मरना तो एकदम तय है और यह रेड फालतू में ही बेकार हो जाएगी। तब अभय पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऊपर की फ्लोर की एक बहुत बड़ी खिड़की को तोड़ता है और उस खिड़की से वे लोग नोट बरसाने लगते हैं। अब जो लोग उन पर हमला करने वाले थे, अब वे लोग नोट को बटोरने में बिजी हो चुके थे। ये देखकर यहां दादाभाई भी पूरी तरह से हैरान था और इसी के चलते यहां अभय पटनायक अपनी पूरी टीम को लेकर सही सलामत निकल पड़ता है। जिसके बाद अभय पटनायक एक दूसरी जगह जाता है और उस जगह से वे लोग उस सोने से भरी मूर्ति वाला हाथ भी निकाल लेते हैं और अब वहां से भी जाने लगे थे कि तभी यहां पर दादाभाई आ जाता है और अब उसके साथ बहुत सारे लोग थे। पुलिस भी यहां पर ज्यादा मौजूद नहीं थी और अब तो वे लोग अभय पटनायक को बस मारने ही वाले थे कि तभी दादाभाई की मां उन सभी लोगों के सामने आ जाती है, जिस वजह से सभी लोग रुक जाते हैं। और मालिनी ने यहां पर उन सारी लड़कियों को लेकर आ गई थी जिन लड़कियों के साथ दादाभाई ने दुष्कर्म किया था, और तो और पूरी पब्लिक के सामने दादाभाई की पोल खुल जाती है। सभी को बता दिया जाता है कि आखिरकार दादाभाई की क्या छवि है, उसने इन लड़कियों के साथ क्या किया है। ये सारी चीजें दादाभाई की मालूम चल जाती हैं। लोगों के बीच में अब आक्रोश आ चुका था और तो और दादाभाई की मां भी उससे नाराज हो चुकी थी। वो उसे थप्पड़ मारकर यहां से चली जाती है। अब सभी लोग दादाभाई को जब मारने ही वाले थे कि तभी अभय पटनायक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, इसे सजा तो कानून ही देने वाला है। जिसके बाद दादाभाई को भी जेल पहुंचा दिया जाता है, जहां पर दादाभाई की मुलाकात होती है रामेश्वर जी से, जिनकी पैरोल खत्म हो चुकी थी और अब वे भी वापस जेल में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, निर्देशक राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अभय पटनायक की बेखूब करतूतों से दर्शक परिचित हैं। यही वजह है कि ऑडियंस इस किरदार से तुरंत कनेक्ट हो जाती है। मगर फर्स्ट हाफ में राजकुमार माहौल को सेट करने में